दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आपको अपना हक याद है लेकिन अपना फर्ज नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। जैसे जैसे डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा था, सुमन की घबराहट बढ़ती जा रही थी। ऑफिस आते जाते 7 महीने का सफर कैसे बीता सुमन को पता ही नहीं चला, लेकिन अपनी माँ की जिद पर सुमन को मैटरनिटी लीव लेनी पड़ी। बेटा, समधन जी ने तुम्हें बताया नहीं क्या कि हमारे यहाँ 8वें महीने में बहुत संभाल कर रहना होता। तुम अब छुट्टी ले लो और अब समधन जी को भी बुला लो। अकेली जी घबराएगा नहीं। मम्मी, मुझे तो माँ जी ने ऐसा कुछ नहीं बताया था, फिर भी आप कह रही हैं तो छुट्टी ले लेती हूँ और माँ जी को भी बुला लेती हूँ। अपनी माँ की बात मान सुमन ने छुट्टी ले ली, लेकिन जब सासू माँ को आने के लिए कहा तो वह बहाने बनाने लगी। अभी तो डिलीवरी में टाइम है बहू, अभी से आकर क्या करूँगी, फिर तुम्हें भी कोई परेशानी नहीं है। अपनी सासू माँ कल्याणी जी के बातों का सुमन का क्या जवाब देती कि प्रेगनेंसी में जरूरी नहीं कि कोई शारीरिक परेशानी हो तभी बड़े बूढ़े पास रहे, बल्कि ऐसे समय पर तो बड़े बूढ़ों का साथ मनोबल बढ़ता है। जब तक ऑफिस जाती रही अकेलापन महसूस नहीं किया सुमन ने, लेकिन अब खाली घर काटने को दौड़ता। सुमन के पति रोहित सुमन का बहुत ख्याल रखते, लेकिन उनके जॉब के कारण घर आते आते देर रात हो जाती। सुमन का वक्त काटे नहीं करता अकेले, ना कुछ बनाने की इच्छा होती ना खाने की। नतीजा सुमन का हीमोग्लोबिन कम हो गया, डिलीवरी पास आ रही और आपकी पत्नी का शरीर कमजोर होता जा रहा और बीपी भी हाई है। ऐसे में अगर ऑपरेशन करना पड़ा तो अलग से खून चढ़ाने की नौबत आ जाएगी। मिस्टर रोहित, अच्छा होगा किसी बड़े को बुला ले आप जो इनका खूब ख्याल रखे। डॉक्टर की बात सुन रोहित के होश उड़ गए। बिना देर किए तुरंत अपनी माँ का फोन लगा दिया। माँ, सुमन का हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया, इस वक्त आपकी बहुत जरूरत है, हमें आप जल्दी आ जाइए। बेटे की बात सुन कल्याणी जी के माथे पर बल पड़ गई। सच्चाई तो यही थी कि वह बहू की सेवा करने में नहीं लेने में विश्वास करने वाली सास थी। कल्याणी जी जानती थी अभी सुमन की तबीयत ठीक नहीं तो सारे घर के काम के साथ सुमन की देखभाल भी करनी पड़ेगी और डिलीवरी के वक्त के काम भी करने पड़ेंगे। अब अपने बेटे को साफ साफ मना कर वह रिश्ता खराब भी नहीं करना चाह रही थी। रोहित, मैं तो खुद बेचैन हूँ अपनी बहू के पास आने को, लेकिन मुझे लगता है सुमन इस नाजुक वक्त पर अपनी माँ से ज्यादा खुलकर बातें कर पाएगी। एक बेटी के लिए माँ से अच्छी दोस्त कौन हो सकती है। तुम एक काम करो, समधन जी को बुला लो। अपनी माँ के होते हुए सुमन की माँ को बुलाना रोहित को ठीक नहीं लग रहा था। एक कारण ये भी था कि सुमन के मम्मी पापा अकेले रहते थे और अगर सुमन की माँ उनके पास आ जाती तो पापा को खाने पीने की दिक्कत हो जाती और नौकरी के कारण पापा साथ रह कर भी नहीं सकते थे। बेस संकोच में भरकर रोहित ने सुमन की मम्मी को सारी बातें बताई। सुमन के मम्मी पापा अपनी बेटी की सेहत की खबर सुन चिंतित हो उठे। एक काम करो देवकी, तुम कल ही निकल जाओ दिल्ली के लिए, लेकिन आप कैसे रहेंगे जी। मेरी चिंता मत करो, रूपा है ना, उससे बात कर लो, खाना पीना देख लेगी। वहीं दोनों पति पत्नी ने सलाह कर अपनी काम वाली को खाना बनाने का समझा। देवकी जी अपनी बेटी के पास चल दी। देवकी जी के पास देख
एक हौसला सा मिला। रोहित और सुमन को देवकी जी ने भी दिल्ली पहुंचते सब कुछ संभाल लिया। जैसा डाइट प्लान डॉक्टर ने बनाया था बिल्कुल वैसे ही देवकी जी ने सुमन का ख्याल रखा। नतीजा ये हुआ कि बहुत जल्दी सुमन की तबीयत में सुधार आ गया। सही समय पर ऑपरेशन से सुमन ने प्यारे से बेटे को जन्म दिया। रोहित और देवकी जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। जल्दी ही सुमन और बच्चे को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, लेकिन रोहित की मां नहीं आई। देवकी जी खुद को भूल अपनी बेटी और नाती की सेवा में लगी रही। बच्चे को मालिश करना हो या सुमन को जापे के लड्डू बना खिलाना, पूरी तत्परता से देवकी जी ने सब कुछ संभाल लिया था। समय पंख लगा उड़ गया और अब बच्चा भी 3 महीने का हो चुका था और सुमन भी पूरी तरह समझते हो सुखी थी। अब देवकी जी ने जाने की इच्छा जता दी। मम्मी, अगर आप नहीं आती तो क्या होता? बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही आपको भेजने की बाबू को, सुमन ने कहा तो देवकी जी की आंखें भी भर आई। इच्छा तो मेरी भी नहीं हो रही बाबू को छोड़कर जाने की। मुझसे प्यारा शुद्ध होता, ये बात तो आज समझ आई मुझे, देवकी जी ने भरे गले से कहा। रोहित भी जहाँ अपनी सासू माँ के निश्चल प्रेम को देख भावुक हो गया था, वहीं उसे अपनी माँ के व्यवहार पर गुस्सा भी। काम से बचने के लिए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सुमन की माँ पर डाल दी थी और यही बात रोहित को कसोट गई थी। जल्दी ही देवकी जी अपने घर चली गई। सुमन भी अब स्वस्थ हो चुकी थी और बाबू भी 6 महीने का हो चुका था। बेटा, कितना दिल कर रहा अपने पोते को खिलाने का। एक काम कर, मेरा और अपने पापा का टिकट करवा दो, हम आना चाहते हैं पोते से मिलने, और छुट्टी की रस्म भी अपने हाथों से करूंगी अपने पोते का। अपनी माँ की बात सुन रोहित का मन खट्टा हो गया। डिलीवरी के पहले और बाद जब माँ की जरूरत थी तब वो आई नहीं, और जब पोता खिलाने का समय आया तब माँ को पोते की याद आ रही थी। रोहित खूब समझ गया था अपनी माँ की चालाकी। ठीक है माँ, आप आइए, मैं आपको रोकूंगा नहीं, आपका घर है ये। लेकिन हाँ, एक बात ये भी है कि बाबू के मुंह झूठी की रस्म उसकी नानी माँ के हाथों ही होगी। अरे ये क्या बात हुई? मैं दादी हूँ बाबू की, ये मेरा हक है, नानी का नहीं। कल्याणी जी नाराज हो उठी। वाह माँ, आपको अपना हक याद है लेकिन फर्ज नहीं। जब आपकी बहू और पोते को आपकी जरूरत थी तब आप आई नहीं। उस वक्त तो सुमन की मम्मी ने ही संभाला था सब कुछ। रात दिन जग कर वो ने सुमन और बाबू की देखभाल की, इसलिए बाबू के पहले रस्म पर उनका ही हक बनता, इसलिए बाबू की नानी माँ ही मुंह जुटाई की रस्म भी करे। रोहित की बात सुन कल्याणी जी की बोलती बंद हो चुकी थी। बात सच भी थी, जो काम दादी को करनी चाहिए वह हमेशा नानी की जिम्मे कर दी जाती, और जब रस्म निभाने और बच्चे के साथ खेलने का समय आता तब दादी अपना अधिकार जमाने